नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ रीवा जिला एवं सत्र न्यायालय में एडीपीओ के पद पर पदस्थ रविंद्र सिंह सर से। सर ये बताएं कि आप एडीपीओ हैं यहाँ, तो आपका विधि क्षेत्र में जाने का ही आपने कैसे सोचा, क्या हुआ? मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एक हिस्ट्री था और पॉलिटिकल साइंस। उसमें मैंने पाया कि जो हमारे भारतीय इतिहास में और समाज में जागृति लाए हैं, चेतना लाए हैं, उसमें एडवोकेट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। और हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी देखा जाए तो एडवोकेट्स ही थे जिन्होंने मुख्य रूप से क्रांति पैदा की थी। और मेरे पिताजी भी वकील थे, जी जी। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही मेरे मतलब बाई चॉइस मैं एलएलबी करना चाहता था। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस लॉ सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ में जा करके वहाँ से 2004 में मैंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। जी। सर ये बताएं, एडीपीओ की जब आप तैयारी करते थे तो कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? क्या आपने कोचिंग की थी? कोचिंग जरूरी है? मुझे लगता है कि कोचिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सबसे टफ हमारे यहाँ आईआईटी का एग्ज़ाम माना जाता है या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोचिंग की आवश्यकता मतलब कोचिंग अगर कोई बच्चा करता है तो उसको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना कोचिंग को वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकता है। कोचिंग का महत्व इतना है कि कोचिंग करने से उसकी जो राह है वो थोड़ा सा आसान हो जाती है। अब आजकल कोरोना के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है कि आजकल लोग ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, बच्चे उससे कम पैसे में भी लाभान्वित भी हो रहे हैं। कोचिंग का महत्व तो है, परंतु यदि सेल्फ डिटर्मिनेशन हो तो बच्चा बिना कोचिंग के भी पढ़ाई कर सकता है। मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं की थी। एलएलबी के समय मैं जो सब्जेक्ट्स थे उनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश किया और जब मैंने एडीपीयू का एग्ज़ाम दिया उस समय मेरी पहले की पढ़ाई काम आई। सर विधि के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? विधि के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था और भारत के यूनिफिकेशन में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो वो मुख्य रूप से वकील थे, इसलिए उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। सर जो सरकारी वकील बनना चाहते हैं उन वो मतलब किस प्रकार से तैयारी करें कि उनका एडीपीओ बन जाए या सरकारी वकील बन जाए? चाहे एडीपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे जुडिशियल सर्विस का हो, चाहे हायर जुडिशियल सर्विसेज का हो, उनको अपना ध्येय मालूम होना चाहिए, उनका उस सब्जेक्ट से लगाव होना चाहिए। अगर उनका उस सब्जेक्ट से लगाव है और वो पहले के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किस तरीके के आंसर लिखने से उनको मार्क्स मिलेंगे, तो एक रणनीति के साथ ये महत्व नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण है कि आपकी जो स्टडी है वो कितनी ज़्यादा क्वालिटी से भरपूर है। तो अगर आप पहले से सब तैयारी करके करते हैं तो राह आसान हो जाती है। जी सर, जैसे कि किताबों के बारे में कुछ बताइए, जैसे बेसिक्स क्या होना चाहिए, बेसिक के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो अगर विधि क्षेत्र में जाना है तो आपको बेयर एक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। एनालिसिस के लिए अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट की कुछ बेसिक्स बुक्स हैं जी। उन किताबों का भी, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। सर पहले की पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में आप क्या अंतर देखते हैं? पहले की पढ़ाई, जब आप तैयारी करते थे और आपकी तैयारी में क्या कुछ खास अंतर पहले की देखने पढ़ाई में अगर देखा जाए तो आईटी रिवॉल्यूशन नहीं था, इसलिए मैक्सिमम चीज़ें आदमी मैनुअल या बुक से ही पढ़ाई करता था। अब आजकल के ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन और गूगल पे डिपेंड हैं, उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, पर मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे जो गूगल ऑनलाइन या ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि उनकी जो मुख्य पढ़ाई है वो बुक पे ही बेस्ड होनी चाहिए और बुक का कोई अल्टरनेट आज भी नहीं है। सर ये काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षा की, चाहे एडीपीओ हो या यूपीएससी या एमपीपीएससी, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। आप क्या कारण मानते हैं इसका? उनका एक है तो कंसिस्टेंट तैयारी, अपने आप पे भरोसा और हार्ड वर्क के साथ साथ एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको रोज़ इतने आवर्स पढ़ना है, आपकी मनोस्थिति अच्छी होनी चाहिए। एक या दो बार अगर आपको सफलता नहीं मिली उसके बाद आपको लगे कि अब आप आके कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है
और आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं तो देर सवेर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा और बच्चों जो विद्यार्थी है उनके माता पिता को भी अपने बच्चों पे भरोसा रखना पड़ेगा। सर अन्य जॉब की अपेक्षा क्या विधि कुछ खास है, विधि का क्षेत्र? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के विकास में या समाज के विकास में हर फील्ड का और हर नौकरी का अपना एक अलग महत्व होता है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। विधि मेरे लिए खास है क्योंकि मुझे लगता है कि यह मुझे एक ताकत प्रदान करती है, मुझे अपने अधिकारों से परिचित कराती है और इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके मैं अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। सर रीवा जिले में आपका एक रिकॉर्ड है कि आपने बहुत कम समय में एक फैसला कराया था, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, जब मैं पॉक्सो कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त हुआ उस समय मैंने देखा कि जो मेरे पहले जो प्रोसिक्यूटर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो भी सभी कॉम्पिटेंट थे, पर चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उतनी व्यवस्थित नहीं है और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो एक ऐसा मामला आया जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी, 3 साल की बच्ची, उसके साथ घटना हुई और उसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी लोग चाहते थे कि इसमें जल्दी इसका फैसला हो और विवेचना करके उन्होंने जब चार्जशीट पेश किया था उसके बाद मैंने माननीय न्यायालय से कहा कि इसमें ऐसा नहीं है कि आरोपी के साथ कोई भेदभाव हो या आरोपी को प्रॉपर मतलब अपने डिफेंस करने का मौका न मिले। आरोपी को पूर्ण मौका देते हुए मेरे द्वारा उसमें माननीय न्यायालय से डे टू डे कराया गया और 13 दिन के अंदर उसमें मैंने ट्रायल करा के कन्विक्शन कराया था। सर शायद ये पहला ऐसा मामला था जो कि 13 दिन में किसी जी मेरी भी जानकारी में मतलब वो एक ऐसा मामला था कि इसके पहले 13 दिन में पूरे रीवा में कोई भी मामले में ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ था। जी जी। तो उसमें सफलता प्राप्त करके कहीं न कहीं मुझे आत्मसंतोष भी मिला था। अच्छा सर, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मुझे मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि विधि के क्षेत्र में मैं जितना हो सके आगे, अगर अभी मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, कोशिश करूँगा कि हायर जुडिशियल सर्विसेज में अगर मौका मिलता है तो वहाँ पे समाज के लिए कुछ करना चाहूँगा। यदि नहीं मौका मिलता है तो अपने इसी नौकरी में मैं जो जस्टिफाइड करने की कोशिश करूँगा और इसके बाद जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो उपेक्षित हैं या जिनको पैसा न होने के कारण फेयर ट्रायल नहीं मिल पाता, उनको रिप्रेजेंट करने के और उनको न्याय दिलाने की मेरी मंशा है। अच्छा सर, ये जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एडीपीओ या सरकारी वकील की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या है? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे आप अपने आप पे भरोसा रखिए और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण भी नहीं है कि आप समझते थे जो आपसे ज़्यादा कम होशियार तो आपसे पहले सेलेक्ट हो गया। डेस्टिनी के साथ साथ आप अपना हार्ड वर्क करिए। आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी प्रिपरेशन आप अगर फुली प्रिपेयर्ड हैं, उसके बाद जब आपको अवसर मिले तो आप उस तैयारी के साथ उस अवसर का लाभ उठाएं, यही डेस्टिनी होती है। तो आप सबसे पहली बात कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहना चाहिए और आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो कंपटीशन का स्तर क्या है, क्वेश्चन पेपर का स्तर क्या है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। निसंदेह सफलता मिलेगी, थोड़ा पहले मिल सकती है या थोड़ा देर में मिले, पर सफलता जरूर मिलेगी। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।